एवरीवन, सिमी गौतम हियर। जैसे कि मैंने सबसे प्रॉमिस किया था, मैं लेकर आने वाली हूँ करंट अफेयर के सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ सितंबर। और आज हमारे पहले करंट अफेयर की एक सीरीज है। यस, यू हर्ड इट राइट। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं मार्च से लेके सितंबर तक सारे के सारे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करूंगी, विच आर ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लैट पर्सपेक्टिव। बिकॉज जब भी हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, वी ओवरबर्डन आवर्सेल्व्स विद लॉट्स ऑफ बुक, विद लॉट्स ऑफ नोट्स। तो आज मैं आपको सिर्फ प्रिसाइज और कंप्राइज वे में आपको करंट अफेयर का अगस्त का करंट अफेयर्स बताने वाली हूँ। और सारे करंट अफेयर्स देखने के लिए आप लोगों को हमारे केपी क्लासेस यानी कि केपी क्लैट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, चलिए चलते हैं स्टार्टिंग। बट उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी दैट केपी क्लासेस ब्रिंग्स योद्धा बैच, जिसकी कॉस्ट 6,999 की है। बिकॉज वी वर गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट काफी सारे इंस्टीट्यूट इतनी ओवर एक्सपेंसिव फीस देती हैं, तो हम लोग लेकर आए बहुत ही अफोर्डेबल फीस में आपको क्लैट की प्रिपरेशन कराने वाले। तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन आल्सो लेट टू नो अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउ टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच, राइट। इसमें आपको रिकॉर्डिंग में लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे करंट अफेयर्स है, दैट इज अगस्त का करंट अफेयर। अब उसकी सबसे पहली न्यूज जो आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और मेरी फेवरेट भी है, दैट इज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC individual belonging to the creamy layer are not eligible for the certain type of reservation। सबसे पहले हमको नजर डालनी है इस कॉन्सेप्ट पे, क्रीमी लेयर। सबसे पहले हमें नजर डालनी है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज क्रीमी लेयर ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये बोला था कि ओबीसीज पे यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर कौन लोग होते हैं? क्रीमी लेयर आर दोस पीपल जिन्होंने विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन लेके नाउ दे आर इनटू द सेटल्ड पोजीशन और अब उनको रिजर्वेशन की लीड नहीं है, तो उनको हटा दिया जाता है, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता। दे विल बी ट्रीटिंग एज इन द सेम वे जिस तरीके से जनरल कैटेगरी को ट्रीट किया जाता है, राइट। तो इनिशियली द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर वाज ओनली एप्लीकेबल ऑन द अदर बैकवर्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, ओबीसीज कास्ट नहीं है, ओबीसीज इज द क्लास। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस पे पहले क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल किया जाता था, बट इन द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर विल बी एप्लीकेबल टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब and now with the help of a reservation now they are into the settled position, उनको रिजर्वेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन विल ओनली बी एप्लीकेबल इन द फर्स्ट जनरेशन, यानी कि एक ऐसी जनरेशन, फॉर एग्जांपल बहुत सारी जनरेशन है, उनमें से लास्ट जनरेशन ने या फर्स्ट जनरेशन है, कोई भी सेकंड थर्ड जनरेशन ने रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके एक अच्छे मुकाम हासिल कर लिया, अब वहीं से रिजर्वेशन एक्सक्लूड कर दी जाएगी उससे। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा ये अच्छी है जजमेंट या बुरी है। एक और इसके साथ में आप लोगों की जजमेंट बताना चाहूंगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर आया कहां से? द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर वाज फर्स्ट यूज, यानी कि द टर्म क्रीमी लेयर वाज फर्स्ट यूज इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ केरला वर्सेस N.M. थॉमस। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस N.M. थॉमस, और ये जजमेंट है 1976 की। वहीं से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है 1976, राइट। ये हो गई बेटा भी आपकी सबसे पहली न्यूज। इसमें थोड़ा सा मैं ओबीसीज के बारे में जानना चाहूंगी। ओबीसीज कहां का कॉन्सेप्ट कहां से है? मंडल कमीशन से, ठीक है। बीपी मंडल से आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ओबीसीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज के साथ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी प्रोहिबिटेड 2 फिंगर टेस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर नॉन कंप्लायंस मेघालय टू सुप्रीम कोर्ट। अब होता क्या है इसमें बेटा जी? सबसे पहले 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है ये देखते हैं। 2 फिंगर टेस्ट का मतलब होता है बेसिकली द 2 फिंगर टेस्ट वाज यूज्ड ऑन द रेप सर्वाइवर टू नो के जो रेप सर्वाइवर है क्या वो हैबिचुअली सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं थी। बिकॉज स्टार्टिंग में बेसिकली स्टेज में होता क्या था? 2 finger was inserted into the vagina of the rape survivor in order to know
whether the hymen of a rape survivor is torn or not, ये बोला जाता था। अब ये टू फिंगर टेस्ट था ना, इसका मतलब, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, इफ द हाइमेन ऑफ द रेप सर्वाइवर ऑलरेडी टॉर्न, ठीक है, अगर टू फिंगर टेस्ट से ये पता लगता था कि भाई जो ये रेप सर्वाइवल है ये सेक्सुअली ऑलरेडी पहले से एक्टिव थी, तो देयर इज एन इन्फ्रेंस कि उसका रेप नहीं हो सकता, ये एक अजम्पशन मानी जाती थी पहले। अब हुआ क्या, बहुत सारे लोगों ने, होता क्या था 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013, याद रखिएगा जजमेंट, लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, में साफ साफ बोला था दैट टू फिंगर टेस्ट को यहां पे प्रोहिबिट किया जा रहा है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिट कर दिया था टू फिंगर टेस्ट को, बट स्टिल 2019 में 1500 से ज्यादा लेटर्स मिले हैं सुप्रीम कोर्ट को जिसमें फैमिलीज ने बताया जा रहा है डिस्पाइट द प्रोहिबिशन ऑफ टू फिंगर टेस्ट स्टिल डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर यूज करते हैं टू फिंगर टेस्ट को ऑन द रेप सर्वाइवर टू नो वेदर द हाइमेन इज टॉर्न एंड नॉट, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया एक एजम्पशन थी कि भाई अगर एक लड़की स्टार्टिंग से ही सेक्सुअली एक्टिव है उसका कभी भी रेप नहीं हो सकता, ये बोला जाता था, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर आप पे क्वेश्चन आता है इन विच केस सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को बैन किया था, वो है स्टेट ऑफ मतलब लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013। अगेन मैंने आपको बताया दोबारा से एक बार फिर 2022 में एक और केस जो कि टू फिंगर टेस्ट से डील करता है वो है, और दो केस है इंपॉर्टेंट, लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा, एक दूसरा केस है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शालेंद्र कुमार, ठीक है, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शालेंद्र कुमार, ये दो केसेस हैं जो टू फिंगर टेस्ट से डील करते हैं। अब आप बोलेंगे करंट अफेयर क्या है? करंट अफेयर बेटा जी ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट दोबारा से एक ऐसे पिटीशन से डील कर रहा था जिसमें टू फिंगर टेस्ट को यूज किया गया था, ठीक है, तो और वो केस था स्टेट ऑफ मेघालय का। तो सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड स्टेट ऑफ मेघालय टू इशू द सर्कुलर व्हिच क्लियरली write down the guidelines which was earlier issued by the Supreme Court in the case of Lilu versus State of Haryana, right? तो अब तो इसमें क्या हुआ, the Meghalaya government has informed the Supreme Court that it has already issued the circular which tells that not to use a two finger test on the rape survivor, ठीक है। अब the Supreme Court of India and the Ministry of Health and Family Welfare have prohibited the practice of conducting the two finger test on survivor of sexual assault. This practice is scientifically baseless, traumatizing and violates the survivor dignity and rights, the circular said. Because होता क्या है, ये एक assumption थी, right? ये assumption थी, and most importantly, the court held that these patriarchal and sexist tests are based on the incorrect assumption that a sexually active woman cannot be raped. सुप्रीम कोर्ट ने इसको अच्छे से लिखा था कि ये टेस्ट बहुत ज्यादा इनकरेक्ट assumption based है that a sexually active woman cannot be raped, because कितना भी हो consent is very important. It is immaterial whether a woman is sexually active or not. If she has not given the consent to the sexual intercourse, it is called as rape, and rape is rape, and consent is consent. If she says no, it is no. Now again एक बात और आती है कि जो ये टू फिंगर टेस्ट होते हैं ये काइंड ऑफ री-ट्रॉमेटाइज करते हैं एक विमेन को, बिकॉज एक तो पहले ही ऐसे सॉर्ट से आ चुकी है, ऊपर से आप लोग फिर उसको री-ट्रॉमेटाइज कर रहे हो, राइट। नाउ आप लोगों को पता होगा 2013 में आफ्टर तनिभा केस एक वर्मा कमेटी को बिठाया गया था। वर्मा कमेटी 2013 में आई थी और 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुए थे। आप सबको पता होगा 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुए थे जिसमें साफ साफ बोला गया था द 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड सेक्शन 53 कैपिटल A into the Indian Evidence Act which specifically says that women character or
victim character or previous sexual experience with any of the person shall not be relevant to the case of consent. यानी कि सेक्शन 53 क्लॉज 53 कैपिटल ए साफ साफ बोलता है कि एक लड़की सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं, यानी कि प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस और विक्टिम कैरेक्टर is not relevant when it's come to the issue of consent, right? Because when she says no, it is no. Okay? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जी. अब ये हो गया प्रॉपर, मैंने आपको बता दिया, और ये 2 फिंगर टेस्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एक जजमेंट, फिर हो गया स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार दूसरी जजमेंट. नेक्स्ट चलते हैं हमारे थर्ड करंट अफेयर पे, वो है आपका द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. The Ministry of Law and Justice set up 23rd Law Commission for the 3 years term from the 1st of September 2024 to 31st October 2027. अब बात आता है हमारा 23rd Law Commission सेटअप होने जा रहा है जो कि 1st of सितंबर से लेके 31st अगस्त तक रहेगा 2027 तक, और इसका टेन्योर कितना होता है? इसका टेन्योर होता है 3 साल तक का. अब the main aim of the 23rd Law Commission is to analyze the existing law in regard or in context of the DPSP. What is DPSP? DPSP is the Directive Principle of State Policy. Directive Principle of the State Policy, which means when I say Directive Principle of State Policy, DPSP are the guidelines which is issued to the state government. That state government should, in order to maintain the law and order, in order to make the state as a welfare state government should issue these guidelines. Now the main aim of the 23rd Law Commission is to analyzing the existing law in association in regards of the DPSP, right? अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका और 3 साल तक का होता है. The first Law Commission was established in 1834 under the leadership of Lord Thomas Macaulay, right? Lord Thomas Macaulay ये सबसे पहला था. आप 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. फर्स्ट लॉ कमीशन तो मैंने आपको बता दी 1834 का, बट 1834 वाज द टाइम पीरियड व्हेन इंडिया वाज अ कॉलोनियल स्टेट. तो फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी अलग होगा. सो द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1834 एंड द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955 और इसके चेयरमैन कौन थे? MC सेतालवत चेयरमैन थे हमारे फर्स्ट लॉ कमीशन के. MC सेतालवत वाज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ओके, आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन द अटॉर्नी जनरल एंड द एडवोकेट जनरल. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया which means that the attorney general will be representing the central government into the legal matters, right? And the advocate general will be representing the state government into the legal matters, right? ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है अटॉर्नी जनरल इन द लीगल मैटर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है एडवोकेट जनरल इन द लीगल मैटर्स, राइट? ये हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब सबसे पहला एम तो था 23rd लॉ कमीशन को टू एनालाइज ऑल द लॉज इन कंटेक्स्ट ऑफ द DPSP. सेकेंड अगर मैं बात करूं, सेकेंड इंपॉर्टेंट एम क्या है? Examine the impact of globalization on food security and unemployment, because as you all are aware about the fact unemployment is increasing day by day. So globalization का food security पे और unemployment पे क्या impact आने वाला है वो हम सेकेंड लॉ कमीशन एनालाइज करेंगे. थर्ड बताया गया रिकमेंड मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी, यानी कि जो मार्जिनाइज्ड लोग हैं, जो वल्नरेबल क्लास है सोसाइटी का, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन, उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो भी 23rd लॉ कमीशन बताएंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है. अब एक बात आती है, इनका फिक्स टेन्योर होता है बेटा जी लॉ कमीशन का, और लॉ कमीशन इज अ नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी. लॉ कमीशन क्या है? नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है और इनका फिक्स टेन्योर होता है एंड इट वर्क्स एज एन एडवाइजरी बॉडी. बट आई एम ट्राइंग टू से एडवाइजरी का मतलब क्या है? एडवाइस देंगे, इनकी एडवाइस एप्लीकेबल है नहीं है वो आगे देखा जाता है. द वर्क ऑफ द लॉ कमीशन इज टू गिव द एडवाइस ऑन दीज मैटर्स जो भी मैंने आपको बताया. इसी के साथ हमारी होती है तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट? ये लीगल करंट अफेयर्स हो गए.
चलिए हमारी चलते हैं अपनी अगली न्यूज पे, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिलेटेड है। अबे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का ये लॉ है। इसने इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस किया है। नाउ व्हाट इज इट, चले बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द होल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो वी हैव 3 लॉज, क्रिमिनल लॉज। अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो वी हैव 3 मेन क्रिमिनल लॉज which is equal or which is applicable to every particular person irrespective of the fact कि वो कौन सा रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये ऐसे लॉ है जो जनरल लॉ इनको बोला जाता है। अब कौन से लॉ है? इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। बट ये ऐसे लॉज हैं जो कॉलोनियल पीरियड ऑफ टाइम के थे और काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन तीनों लॉज में नीडेड थी। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, तीनों लॉज को ही रिप्लेस कर दिया 3 नए क्रिमिनल लॉ से, जो कि है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और नेक्स्ट है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो ये है। और ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है। ठीक है बेटा जी, सीआरपीसी को रिप्लेस किया है। अब सीआर में एक न्यू सेक्शन है दैट इज 479। ठीक है, 479 ऑफ बीएनएसएस। अभी 479 क्या होता है? देखो कई बार ऐसा होता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस ग्रांट का मतलब होता है लेट जस्टिस मिलना। ठीक है, वो अगर हमें लेट जस्टिस मिला है तो सच्चा मिले ही ना, ऐसा ये माना जाता है। तो होता क्या है, काफी सारे अक्यूज्ड या अरेस्टेड पर्सन बहुत टाइम तक प्रिजन में रहते हैं, जेल में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो 2 साल की जुर्म के अंदर कोई इंसान फंसा है और 2 साल तक वो जेल में, और अभी तक कोई उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, एक्विट होगा, कन्विक्ट होगा, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो इन दिस सिनेरियो क्या होता है, अब इसी को बचाने के लिए अब वो बेचारे अपनी आधी जिंदगी जो जेल में काट देते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए 479 ऑफ बीएनएसएस को लेकर आया गया, जो बोलता है कि अगर अंडर ट्रायल प्रिजनर है, जिसका ट्रायल अभी चल रहा है, अंडर ट्रायल प्रिजनर है और उसने क्या किया है, उसने बेटा अपनी आधा, यानी कि अगर वो 10 साल की जुर्म के लिए अरेस्ट हुआ है तो उसने 5 साल अपने जेल में काट लिए हैं, तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर अ बेल। हुआ क्या, समझ में आया आप लोगों को मेरे कहने का मतलब क्या है? अगर 10 साल तक के लिए किसी का अरेस्ट हुआ है और वो 5 साल तक के लिए जेल में और उसका ट्रायल कंप्लीट है, तो आफ्टर 5 ईयर ही विल गेट अ राइट ऑफ अ बेल। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 479 ऑफ बीएनएसएस। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, राइट? आप चलते हैं, पढ़ लेते हैं इसको फटाफट से। सुप्रीम कोर्ट upheld the retrospective benefit of section 479 of BNSS for first time offender, and this particular section is only applicable for the first time offender। यानी कि अगर पहले बार किसी ने कोई ऐसा जुर्म किया जिसकी सजा 2 या 3 या 10 साल तक है, पहले फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, तो उसके लिए एप्लीकेबल है ये बस। सेकेंड टाइम ऑफेंडर या उससे ज्यादा, उनके लिए सेक्शन की कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। BNSS has replaced the code of criminal procedure from July 2024. अब about section 479 under 479 under trial who has spent at least half of the maximum sentence maximum sentence का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल 3 सजा दी गई है, फॉर एग्जाम्पल हर्ट है और उसकी 3 सजा है, या तो फाइन है, या तो 2 years इम्प्रीजमेंट है, या आप समझ लो ये है। ठीक है, 2 year इम्प्रीजमेंट हो गया। तो मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम तो यही है ना, तो 2 साल। ऐसा नहीं है कि इनमें से एक को एक दे दिया तो ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, कभी बार मर्डर ऐसे ऑफेंसेस में, ग्रीवियस ऑफेंसेस में होता है डेथ पेनल्टी, और क्या नाम है, जैसे इम्प्रीजमेंट फॉर 10 years, फाइन और इम्प्रीजमेंट मोर देन 10 years। तो इनमें से इम्प्रीजमेंट मोर देन 10 years के बाद उसको मिल जाएगा। ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर देयर ऑफेंस एंड डिटेंशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल are entitled for the bail. For first time offender, the requirement is reduced to 1/3 of the maximum sentence exclusion. The provision does not apply to offenses with the punishment is life imprisonment death. तो अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट देता है, तो उनमें ये जो बेनिफिट है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ये वाली न्यूज के बारे में। आप चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज। अब आता है हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड यूक्रेन। सबको पता है रशिया और क्या नाम है, यूक्रेन का जो वॉर इतना चल रहा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने काफी ज्यादा इंटरफेरेंस करी है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारे कितने सारे स्टूडेंट जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे वो भी बेचारे वहां पे फंस गए थे, बट इंडियन गवर्नमेंट मैनेज टू टेक ओवर द स्टूडेंट्स। सारे के सारे को उनको लोगों ने बुला टू ब्रिंग आवर कंट्री, राइट?
दिस वाज द फर्स्ट एवर विजिट बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन, जो सबसे पहले विजिट है ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन पे सिंस डिप्लोमेटिक रिलेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू कंट्रीज इन द 1992 में। तो 1992 से लेके कोई भी विजिट नहीं हुई, तो सबसे पहली बार 2024 में हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए हैं, ठीक है। बिटवीन द साइन 4 अग्रीमेंट एंड एमओयू इन कोऑपरेशन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्री। दोनों कंट्री ने मिलकर 4 अग्रीमेंट साइन करे हैं रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, humanitarian great existence for the implementation of the high impact community development, culture cooperation, medicine, drugs, food security, agriculture production जैसे मेडिसिन, ड्रग, ऐसे काम सारे में इन सारे कॉन्टेक्स्ट में लेके अग्रीमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। ये हो गया, बट याद रखिएगा सबसे पहले विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन गए थे आफ्टर एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द कंट्री ऑफ यूक्रेन। तो 1992 से पहले अब 2024 में फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये गए हैं, ठीक है। ये हो गया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया सेलिब्रेटेड द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ऑन 23 अगस्त। बहुत अच्छी, जब हमारा चंद्रयान जब सक्सेसफुल होता है उसके बाद में हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल और एकदम डिग्निटी की बात है कि हाँ भाई अब बाकी देशों की तरह हमारा देश भी ऐसे देशों में से आएगा जिसने मून पे जाके लॉन्च किया सैटेलाइट, राइट। चलते हैं पढ़ते हैं। द थीम ऑफ दिस ईयर नेशनल स्पेस डे इज टचिंग लाइफ व्हाइल टचिंग मून, यानी कि टचिंग लाइफ व्हाइल टचिंग मून। आप इसका थीम याद रखेंगे, जैसे आपका G20 का थीम था वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, इंडिया स्पेस सगा। August 23 was chosen as on this day in 2023. India became the 4th country to land on the moon. याद रखेंगे, India became the 4th country on the land on the moon, ठीक है, and the first to reach its southern polar region। देख रहे हो, 4th कंट्री है जो मून पे लॉन्च करी है और फर्स्ट है जो मून की सदर्न पार्ट में जाई लॉन्च हुई है, ठीक है, लैंड हुई है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 3 मिशन अचीव एज अ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ विक्रम लैंडर एंड सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक ऑफ प्राज्ञा। ये बहुत अच्छी बात है। लैंडिंग साइट वाज नेम एज शव शक्ति पॉइंट स्टेशन शव शक्ति। याद रखेंगे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें, 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून एंड फर्स्ट कंट्री टू लैंड इन द सदर्न पोलर रीजन ऑफ मून। ये हो गई हमारी बाकी वाली न्यूज भी। तो आई होप आपको ये वाली न्यूज समझ में आई होगी। आपको इतना याद रखना है, फर्स्ट नेशनल स्पेस डे बनाया गया 23 को, ठीक है। उसके बाद सबसे 1992 के बाद अब प्राइम मिनिस्टर गए हैं यूक्रेन में, ठीक है, और 4 अग्रीमेंट साइन कर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मैंने आपको बता दिया, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया सेक्शन को, और इसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस किया है। तो ये हो गया आपका ये 3 न्यूज के बारे में। ये 3 न्यूज पे ज्यादा फोकस दे रही हूँ क्योंकि थोड़ी अच्छी न्यूज और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावना है इनमें से। और याद रखेंगे बेटा, आई एम ओनली कवरिंग ओनली दोज न्यूज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रैक पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल। क्या आता है भैया आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल एज एन इंसिडेंट स्टिल अ बिल, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 1 अगस्त, ठीक है। दिस बिल अमेंड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, यानी कि ये बिल हो गया द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 1 अगस्त बेटा, 1 अगस्त को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी लोकसभा में, ठीक है। और क्यों आया द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल? इसलिए आया ताकि हमारे पास ऑलरेडी एक लॉ है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। हमारे पास 2005 का एक ऑलरेडी एक्ट है, बट इसमें काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन के नीडेड थी, जिसकी वजह से हम एक बिल लेकर आ रहे हैं और अभी ये पास नहीं हुआ है, अभी स्टिल इन लोकसभा, अभी पेंडिंग है ये, ठीक है। जैसे ही पास हो जाएगा वो इस पर्टिकुलर जो 2005 का जो हमारा एक्ट है इसको मॉडिफाई कर देगा। अब इसमें 3-4 चीजें को इंट्रोड्यूस हुआ है। द डिजास्टर मैनेजमेंट बिल अगर ये पास हो जाता है, इट विल इंट्रोड्यूस 3 बॉडी। कौन, क्या नाम है उसका? एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए।
NDA stands for the NDMA stands for the National Disaster Management Authority. SDMA stands for the State Disaster Management Authority. DDMA stands for the District Disaster Management Authority. ये तीन अथॉरिटी को बिठाया जाएगा इस पर्टिकुलर लॉ से। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और आया है इसमें, हम क्या करेंगे इस एक्ट में, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका थर्ड। ये ज्यादा इसमें कुछ नहीं, मैं दोबारा समझाती हूँ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2022-24 का है। ये 1 अगस्त लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये क्या मेन एम क्या है इसका? द मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल इज टू अमेंड द एग्जिस्टिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड बाय दिस पर्टिकुलर बिल 3 बॉडी विल बी एस्टैब्लिश। वो कौन सी? एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नाउ इसी के साथ हमारी होती है नेक्स्ट न्यूज कंप्लीट। अब यहाँ पे आता है एक और, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, द सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड नीड फॉर द कंटिन्यूअस लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखें लेजिस्लेटिव असेसमेंट। नाउ LIA जिसको बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट। नाउ व्हाट इज लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट? Legislation, as you all are aware about the fact that we have 3 organs of the government. First is legislative, second one is executive, and third one is judiciary. The aim of the the work of the legislature is to legislate the law. Executive का क्या होता है? To execute the law, and judiciary का होता है to interpret the constitution and to deal with the rights of the citizen, right? Now सबसे important काम किसका, किसी बॉडी का होता है तो मुझे लगता है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर हमारी एक लॉ मेकिंग बॉडी है। लेजिस्लेचर क्या है? हमारी लॉ मेकिंग बॉडी। वो लॉ बनाएगी और वही लॉ को इंप्लीमेंट करती है एग्जीक्यूटिव। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किसका हो? लेजिस्लेचर का। अब लेजिस्लेचर क्या लॉ बना रही है, कैसे लॉज बना रही है, उस पर्टिकुलर लॉ की नीड है या नहीं है, क्या उस लॉ से फायदा हो रहा है या नहीं है, बस बनाई जा रही है पार्लियामेंट। तो इस सब चीजों को रिव्यू करने के लिए, एनालाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेसमेंट टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर लॉ इज नीडेड और नॉट। इसी को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेसमेंट। एक बार हम पढ़ते हैं, अ 2 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव statutory audit of the Maharashtra slum areas that emphasize that reviewing, assessing the implementation of statute is an integral part of rule of law. Rule of law के बाद अगर मैं बात करूं तो रूल ऑफ लॉ किसने दिया था? रूल ऑफ दिया था AC डाइसी ने, जिसमें बोला गया था सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। ठीक है, तो यही सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि लेजिस्लेटिव असेसमेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये पार्ट है रूल ऑफ लॉ। और जुडिशरी चेक कर सकती है वेदर द क्या नाम है, वेदर द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन ठीक है या क्या, व्हाट आर द इफेक्ट, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, और जो भी पार्लियामेंट बनाने जा रहा है वो बोलता है सुप्रीम कोर्ट। तो एक आपकी यहां से हो गई बेटा कंप्लीट। ठीक है, यहां से हमने इतनी न्यूज हमको कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट आता है वो है भारतीय वायुयान विधायक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट लॉ है अपनी आप में। ठीक है, ये एक इंट्रोड्यूस किया है अभी। ये क्या करेगा? इट विल रिप्लेस द 90-year-old एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, यानी कि 90 साल पुराना एक एयरक्राफ्ट एक्ट जो कि 1934 में बनाया था, उसको ये रिप्लेस कर देगा इफ दिस पर्टिकुलर बिल लॉ इज पास्ड। भारतीय वायुयान विधायक 2024 इंट्रोड्यूस हो चुका है लोकसभा में, एंड इट विल रिप्लेस द 90-year-old एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 फॉर द कंट्रोल of the manufacture, possession, use, operation, sale, import and export of aircraft. Most importantly, regulating the design and manufacturing of aircraft is in alignment with the Atmanirbhar Bharat initiative. Now what I am trying to say is भारतीय वायुयान विधायक इंट्रोड्यूस, यानी कि this particular law will be replacing the aircraft act 1934. ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैकेनिज्म जो भी होगा वो अब इस एक्ट से देखा जाएगा। और ये आत्मनिर्भर इनिशिएटिव को डील करता है। आपको पता होगा हमारे में एक स्कीम चल रही है हमारे भारत में, दैट इज आत्मनिर्भर। वी हैव टू मेक द इंडिया इंडिपेंडेंट
किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। तो इसी का पार्ट ये है, ये लॉ आत्मनिर्भर का पार्ट है ये लॉ, भारतीय वायुयान विधायक, राइट। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट चीज आती है बेटा जी, स्टेट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कंसिडर वियतनाम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर वियतनाम गए हैं। अब क्यों गए ये हम जानते हैं, ठीक है। एक ईस्ट पॉलिसी है इनकी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम इंडिया, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी हो गए, और वियतनाम के होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर का नाम है वो है फाम मिन्ह चिन। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर आता है, स्टेट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम टू इंडिया, यानी कि बायलैटरल मीटिंग हुई है बिटवीन इंडिया प्राइम मिनिस्टर एंड वियतनाम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कौन सी मीटिंग हुई है, बायलैटरल मीटिंग हुई है। बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एक ईस्ट पॉलिसी में लेके। अब थोड़े अगर मैं आपको फैक्ट बताना चाहूं, बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं ये करेगा क्या, जो बायलैटरल मीटिंग है इसका मेन क्या है। सो द एग्रीमेंट सिग्निफाइज अ डीपनिंग ऑफ टाइज बिटवीन द टू नेशन विद द फोकस ऑफ वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग ट्रेड, डिजिटल पेमेंट एंड डिफेंस। क्या करेगा जो ये बायलैटरल मीटिंग है, द मेन एम ऑफ द बायलैटरल मीटिंग इज टू स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन बोथ ऑफ द नेशन एंड ट्रेड को, ठीक है, मैन्युफैक्चर को, डिजिटल को, पेमेंट को भी सिक्योर करना इस पर्टिकुलर बायलैटरल का मीटिंग का एम था ना। अगर मैं बात करूं देयर आर फ्यू क्या नाम है, अगर मैं फैक्ट की बात करूं अबाउट द वियतनाम, तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई। कैपिटल सिटी ऑफ वियतनाम इज हनोई एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कैपिटल इज वियतनामीज एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कैपिटल इज वियतनामीज। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपको कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी भाई, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें अबाउट द वियतनाम हो गए, क्या प्लान है क्या नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा और अगर मैं जान बताऊं वियतनाम के बारे में, तो वियतनाम और हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिलेशनशिप कैसा है। अगर मैं बात करती हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो यस वी डू हैव इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट से बात करते हैं 2022 में, 2022 में 50th एनिवर्सरी, ठीक है, 2022 में 50वीं सालगिरह 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं दो नेशन के इनकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में, यानी कि ठीक 50 साल पहले फ्रॉम 2022 बोथ ऑफ द नेशन स्ट्रेंथन और एस्टैब्लिश देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। तो इन 2022 बोथ ऑफ द नेशंस अपनी सेलिब्रेट करते हैं 50th एनिवर्सरी अबाउट देयर इन कंटेक्स्ट ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब मैं बात करती हूँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है वियतनाम और उसका इन भारत का। तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर ग्रुप प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ठीक है, और मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, केमिकल एक्सपोर्ट करता है, मिनरल्स एक्सपोर्ट करता है और गुड्स एक्सपोर्ट करता है। नो इंपोर्ट क्या करता है इंडिया, तो इंडिया हमारा इंपोर्ट करता है मोबाइल्स, ठीक है, मशीनरीज, ठीक है, फुटवियर्स, केमिकल, ये सब चीजें इंडिया इंपोर्ट करता है। ओके, दोबारा से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वियतनाम और इंडिया के गए प्राइम मिनिस्टर गए थे वियतनाम बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। अगर मैं बताऊं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो यस वी डू हैव इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल सिटी हनोई, वियतनाम की ऑफिशियल लैंग्वेज वियतनामीज। 2022 में वियतनाम और इंडिया ने 50वीं सालगिरह सेलिब्रेट करी थी ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, राइट। अब बात करते हैं दोबारा क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या है। यस इंडिया एक्सपोर्ट करता है बहुत सारी चीजें जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, ठीक है, और आपका मेडिसिन, फार्मेसीज प्रोडक्ट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक टू वियतनाम। इंडिया इंपोर्ट क्या करता है, इंडिया इंपोर्ट करता है मोबाइल्स, ठीक है, केमिकल्स, ठीक है, फुटवेयर, गारमेंट एंड वुडन से बनी हुई चीजें। तो ये हो गया बेटा जी आपका वियतनाम का। अब थोड़ा वियतनाम का ग्राफ देखेंगे, ये देख लो आप, ये हनोई है जो मैंने आपको बताया, दिस इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम, क्लियर। और यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे लाओस है, थाईलैंड, कंबोडिया, बट यहाँ पे वियतनाम है। आप देख सकते हो वियतनाम कितना बड़ा देश है
और वियतनाम के साथ इंडिया के रिलेशनशिप का बढ़ना एक अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा ग्राफ और थोड़ा ये देखो, फिलीपींस इधर है और चाइना को देखो, ठीक है। चाइना के हमारे इंडिया के साथ जो चाइना के रिलेशन इतने खास नहीं है, बट देखा जाए वियतनाम के जस्ट नेक्स्ट टू द चाइना है। और जो मैं आपको हनोई बता रही थी, हनोई इज द कैपिटल सिटी ऑफ वियतनाम हो गया, लाओस यहाँ पे हो गया, थाईलैंड यहाँ पे हो गया। तो दिस इज अ मैप ऑफ द वियतनाम। अब नेक्स्ट आता है इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विजिटेड मालदीव्स। दोबारा से आपको पता होना चाहिए हमारे इंटरनेशनल चीजें बहुत ज्यादा डेवलप हो रही हैं, क्योंकि हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज्यादा विजिट ले रहे हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी। बिकॉज मेरे को ऐसा चल रहा है, ऐसा बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है कि 2025 की स्टार्टिंग में या 2025 की एंड में या 2025 में कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। ऐसे कई सारी संभावना बनती नजर आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथन रिलेशनशिप करना बहुत सारी कंट्रीज के साथ में बहुत जरूरी हो चुका है आज के टाइम पे, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री विजिटेड मालदीव्स, एमओयू ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। काफी सारे एमओयू साइन हो रहे हैं। एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। एक बार इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमओयू ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन मालदीव्स वर एक्सचेंज्ड, इनॉग्रेटेड। अच्छा, क्या इनॉग्रेशन हुआ है? एडू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट एंड एडू डिटॉल लिंक ब्रिज प्रोजेक्ट। ये 2 प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हो चुका है, ठीक है। दिस इज इनफ। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इसरो। आप सब मुझे इसरो की फुल फॉर्म बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसरो स्टैंड फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मैंने ही बता दी। इसरो लॉन्चेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 08। सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च हो चुकी है अब। अच्छा, इस जो सैटेलाइट है इसका काम क्या है? ये इनएक्सपेंसिव है, काफी ज्यादा स्मॉल है, बजट फ्रेंडली है। बस देखते हैं इसका। SSLV is capable of launching mini, micro, nano satellites into 500 kilometer planar orbit. It uses 3 solid fuels based stages and 5 liquid fuel based stage. बेनिफिट क्या है इसका? ये लो कॉस्ट है, लो टर्न अराउंड टाइम है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनकॉमोडेटेड मल्टीपल सैटेलाइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा लगता है सैटेलाइट का वो है कि बजट फ्रेंडली है ये, ठीक है। अब ये हो गई आपकी न्यूज। नेक्स्ट चलते हैं बेटा एक और, गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट हमेशा गैलेंट्री अवार्ड्स को देते हैं हर साल, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पे। अब प्रेसिडेंट ने 103 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए टू आर्म फोर्स एंड सेंट्रल आर्म फोर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। गैलेंट्री अवार्ड्स वो होते हैं जिन्होंने मिलिट्री नेवी और डिफेंस में जो काम करते हैं उनकी प्राइड के लिए, उनकी जो बहादुरी ब्रेवनेस के लिए उनको अवार्ड मिलता है, ठीक है। वीर चक्र होते हैं, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र। और ये हर साल होते हैं और 2 ओकेजन्स पे होते हैं। फर्स्ट होता है रिपब्लिक डे पे जो हमारा 26 जनवरी को होता है, दूसरा होता है हमारा 15 अगस्त, दैट इज इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, 1950 में। अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, क्लास 3 वर इंस्टीट्यूटेड इन 1950। लेटर रीनेम अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। देखते दोबारा, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये 3 इंपॉर्टेंट, महावीर चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र। उसके बाद दोबारा 1952 में और अवार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3। ये क्लास बदल के नाम इनका दूसरा कर दिया गया, दैट इज अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र। ये हो गए हमारे। याद रखना कितने दिए हैं? 103। और साल में 2 बार दिए जाते हैं अवार्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। एक रिपब्लिक डे के ओकेजन पे, एक है इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे। क्लियर? अगेन हेमा कमेटी मलयालम इंडस्ट्री के लिए चेक करने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट है वर्क प्लेस को चेक करने के लिए जस्टिस हेमा कमेटी बिठाई गई थी मलयालम सिनेमा में, क्योंकि काफी सारी चीजों को ये बताया जाता है मलयालम जो एक्ट्रेस है उनके साथ कई बार सेक्सुअल असॉल्ट होता है। और ये भी बताया गया है, कई बार मैंने इंटरव्यू भी देखा था एक मलयालम एक्ट्रेस का, जिसमें बताया गया है कि नो वॉशरूम्स ही नहीं होते हैं, एनीबडी कैन एंटर इनटू द रूम ऑफ मलयालम एक्ट्रेस। तो दिस इज वेरी रिडिकुलस काइंड ऑफ थिंग। तो इसी के लिए जस्टिस हेमा कमेटी बिठाई गई है, ठीक है। और दिस इशू हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। अगर मैं बता दूं आपका ये जो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये 2013 का है। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको
आपने सबने सुना है आरजे कर हॉस्पिटल का जो रेप केस हुआ है डॉक्टर के साथ में, वो हम सब लोग उसको एक ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है। आप सबने आरजे कर हॉस्पिटल का रेप केस सुना है, जो एक डॉक्टर के साथ जो इतना बड़ा मिसहैपनिंग हुआ है, एकदम ग्रेवेस्ट क्राइम हुआ है ये। तो इसमें हम सिर्फ पूरे रेप को या पूरे इंसिडेंट को हम एक ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, दैट इज रेप भी है ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस में भी इसका भी वायलेशन हुआ है, इस लॉ का भी वायलेशन हुआ है। तो वो जो रेप है वो इस पर्टिकुलर एक्ट में भी आएगा, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। क्योंकि कई बार विमेन के साथ में उनके ही वर्क प्लेस पे हरासमेंट होता है, और इसी को ठीक करने के लिए ये लॉ लेकर आया गया था। और ये लॉ की हिस्ट्री जाती है विशाखा गाइडलाइन से, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विशाखा गाइडलाइन से इसकी हिस्ट्री जाती है, ठीक है। अब ये रीजंस क्या होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के वर्क प्लेस पे? सबसे पहली बात, एब्सोल्युटली करेक्ट, पेट्रियार्किकल मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है, हरासमेंट होते हैं, और इंटरनल कमेटी का बिठाने का भी इसमें बोला हुआ है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से बोला गया है कि एक इंटरनल कमेटी बिठेगी जिसमें विमेन भी होगी, और वो हर एक कंपनी में इंटरनल कमेटी बिठाई जाएगी जिसमें मोर देन 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। बट ये सारी चीजें होती ही नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द रीजन। तो ये जस्टिस हेमा कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट करंट अफेयर, दैट इज MOU विद मलेशिया फॉर टूरिज्म। MOU विद मलेशिया फॉर टूरिज्म, इंडिया एंड मलेशिया साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म। आप सबको पता है कहीं ना कहीं हर कंट्री का टैक्स, हर कंट्री की करेंसी, हर कंट्री की GDP कहीं ना कहीं टूरिज्म से ही रिलेटेड होती है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है मलेशिया के साथ में, राइट, टूरिज्म को और स्ट्रेंथन करने के लिए। इट विल हेल्प इन प्रमोशन मार्केटिंग ऑफ टूरिज्म विद स्पेशल फोकस ऑन मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म एंड इको टूरिज्म, एक्सपेंशन इन टूरिज्म रिसर्च एंड ट्रेनिंग। Malaysia is one of the most important inbound tourist source market for India. In the year 2022, over 2.5 lakh Malaysian tourists visited India. 2022 में 2.5 लाख मलेशियन हमारे इंडिया में विजिट करने आए थे फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिज्म।